अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह कार्यक्रम में एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक फूल उत्पादन हेतु गुलाब की फसल में जरूरी कर्षण क्रियाएं। गन्ना की खेती के सफल उत्पादन पर किसान का अनुभव। गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु सरसों की फसल में रोग नियंत्रण। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना की खेती करके प्रदेश के किसान फसल से अच्छा लाभ कमा रहे हैं और आज हम आपको मिलवा रहे हैं हरियाणा राज्य के जिला अंबाला के एक प्रगतिशील किसान सुमित कुमार से, जिन्होंने गन्ना की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त किया है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। किसान भैया नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल की और जानेंगे एक प्रगतिशील किसान का अनुभव कि किस तरह से वो गन्ने को तैयार कर रहे हैं और किस तरह से वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस सब को बताने के लिए हरियाणा के प्रगतिशील किसान सुमित कुमार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने गन्ने की पैदावार को किया है और किस तरह से वो अधिक से अधिक मुनाफा इससे ले रहे हैं। सुमित जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जब गन्ना आप बोते हैं तो विशेष तौर पर किस तरह की सावधानियां बरतते हैं? ये जी गन्ना बो के हम अल्ट्राजन की स्प्रे करते हैं ना, उसकी 2 पाउंड कोरोजन वाला जब डेढ़ गन्ना जाता है जी, उसके बाद 2 कट्टे यूरिया के मार देते हैं जी। 2 कट्टे यूरिया के मार के कोई तो सब खुदाई कर देता है जी अपने गन्ने की, जिस पे नहीं टाइम हो ये अल्ट्राजन की स्प्रे कर देता है जी, रेते में भी गिर देते स्प्रे भी कर देता है जी। तो स्प्रे का क्या फायदा मिलता है? घास नहीं होता जी गन्ने में जी, सबसे यानी कि खरपतवार को रोकने के लिए आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्राजन की दवाई डाल देते हैं जी, उससे घास नहीं होता जी खरपतवार। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है उसमें क्या करते हैं आप? घास नहीं होता है, पानी भर देते हैं स्प्रे करके 3-4 दिन पीछे जी। कितना पानी आप गन्ने के खेत में डालते हैं? यही बस एक बार चला देते हैं बोर, एक बार रात वाली या दिन वाली जिस दिन लाइट आती है जी। तो पानी 12 घंटे की लाइट चला देते हैं जी 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 12 घंटे तक आप पानी देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बाद कितने दिन बाद आप इसमें पानी डालते हैं? ये महीने पीछे पानी देते हैं दोबारा जी, यानी कि 1 महीने के बाद इसमें पानी देना जरूरी है? हाँ, 1 महीने। जब ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसमें कुछ कीट पतंगे भी लग जाते हैं, तो उनके निदान के लिए आप क्या करते हैं? बस एक ही दवाई है जी, कीटनाशक डालेंगे जी, 2 पाउंड डालेंगे कोरोजन जी, टिड्डे की कीड़े की एक ही दवाई डालते हैं जी, समझे जी। टिड्डे से बचाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए एक ही दवाई है जी, 2 पाउंड कोरोजन जी। अमूमन देखा गया कि गन्ने की फसल को जो है चूहे भी बर्बाद कर देते हैं, तो उसके निजात पाने के लिए आप किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं? चूहे पर दवाई दर देते हैं, माउंटेन बिस्कुट है जी, पाउडर में दर देते हैं गन्ने में बढ़ते जी, बंधाई से पहले जी या बंधाई करा के जी उसमें डाल देते हैं। तो इसके बाद अगर बंधाई की बात करें तो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें आप बंधाई इसकी करते हैं गन्नों की? लेबर के साथ बांधते हैं जी, ये बांध देते हैं, लोकल आदमी बांध देते हैं। तो ये जब बांधते हैं तो कौन सी स्टेज होती है, कितना बड़ा हो जाता है गन्ना जब आप इसको बांधते हैं? यानी कि 5-7 फीट जो है ये हो जाता है, उस पर बांध देते हैं, इसको बांधते हैं। जब बंधाई की अगर हम बात करें तो कितने गन्नों को एक साथ आप इसमें बांध देते हैं? 10 गन्नों के साथ बांधते हैं। तो ये बंधाई क्यों जरूरी होती है गन्ना? गिरने के लिए, ताकि गन्ने गिरे ना, वजन कम हो जाता है, नहीं गिरते जी। और उस समय हाइट क्या रहती है गन्नों की? कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिस पर बांधना जरूरी हो जाता है? हाइट कितनी रहती है उसकी? 6 फुट का होता है। 6 फुट अगर गन्ना हो जाता है तो उस समय हमें बांधना जरूरी होता है। बांधे। जैसे कि ये पूरे साल भर की फसल है,
इसमें सर्दियों का मौसम भी आता है, बरसात भी आती है, गर्मी भी आती है, तो अलग अलग मौसम में कोई अलग अलग तैयारियां करते हैं इसके लिए आप? मैं बस इस साल में मार्च के महीने में बो देंगे, बस देखने के लिए बन जाएगा। यानी कि इसमें आपको लगता है कि कम मेहनत वाला बहुत ज़्यादा फसल है और इसमें अधिक मुनाफा जो है कमाना होता है? कम मेहनत कम है जी, मुनाफा ज़्यादा है जी। तो इस वक्त आपने कितने जो है खेत में गन्ना लगाया हुआ है? 2 एकड़ लगाया था मैंने। 2 एकड़ में आपने गन्ना लगाया हुआ है। तो अगर बात करें 2 एकड़ में गन्ना लगाने की, तो कितना जो है इस पर आपको खर्चा जो है इस समय आ चुका है? 40,000 रुपये है। 40,000 जो है आपका खर्चा इस पर आ चुका है। तो अगर मुनाफे की बात करें, 40,000 खर्चा करने के बाद एवरेज आपको जो है इससे गन्ने से ये रेट आने की बात है, अगर रेट अच्छा आ जाए तो लागत के ऊपर चले जाते हैं। 2 के आसपास कितना कमा लेते हैं? 1.5 भी हो जाते, 2 भी हो जाते अगर रेट अच्छा आ जाए तो। प्रदेश के जो किसान सरसों की खेती कर रहे हैं वो फसल से अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब वो फसल में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ फसल में लगने वाले रोग और कीटों के नियंत्रण पर ध्यान देंगे। तो सरसों की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता। किसान भाइयों, रबी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सरसों की फसल बहुत तादाद में लगाई जाती है। किसान भाइयों, सरसों की जो फसल है उसमें 5 प्रकार की प्रमुख बीमारियां आती हैं। उसमें श्वेत कीट नाम का एक रोग है जिसे सफ़ेद फफोला रोग के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत कीट रोग के लक्षण फसल पर 35 से 40 दिन की अवस्था से लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इसके लक्षण पत्ती पर निचली जो पत्ती की जो निचली सतह होती है वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के छोटे छोटे पास्चुल्स हैं, उनके कारण इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये जो सफ़ेद फफोले हैं धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और पत्ती का काफ़ी भाग जो है कवर कर लेते हैं। इसके साथ में एक रोग और आता है जिसे मृद रोमिल आशिता भी कहते हैं। मृद रोमिल आशिता के लक्षण छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद जो है जल शक्ति युक्त नम रचनाओं के द्वारा शुरुआत होती है पत्ती पर इसके, और ये जो है रचनाएं धीरे धीरे सफ़ेद रंग के जो है माइसीलियम जो फफूंद होती है वो पत्ती की निचली सतह पर आती है और श्वेत कीट और ये मृद रोमिल आशिता ये दोनों रोग आपस में मिल करके और पुष्प क्रम की जब अवस्था आ जाती है उस पर इसके लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं, जैसे कैंकड़े जैसी अवस्थाएं या कैंकड़े जैसी रचनाएं बन जाती हैं। आड़ी तिरछी रचनाएं आपको जब जहां फली बनती हैं उस जगह पर दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, अगर इस तरह का रोग शुरुआत की अवस्था में पत्ती पर दिखाई दे तो आप इसके नियंत्रण के लिए पहला छिड़काव 45 दिन पर मैनकोजेब जो दवा है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 600 लीटर पानी में इस दवा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कना चाहिए। इसके बाद दूसरा छिड़काव रिडोमिल MZ72 का 55 दिन की अवस्था पर 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। आवश्यकता हो तो तीसरे छिड़काव की जरूरत पड़ती है, नहीं तो 45 और 55 दिन की अवस्था में अगर ये छिड़काव किया है दोनों दवाओं का तो यह रोग जो फिर सरसों की फसल पर आगे नहीं आता है और नियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा फिर एक जो तीसरा रोग है वो है पोलियो रोग। यह भी फफूंद जनित रोग है। इसके जो लक्षण हैं, तने पर 1 से 1.5-2 फीट की नीचाई पर ये लक्षण सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल धब्बों के रूप में शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये धब्बे बढ़ते जाते हैं और कभी कभी ये पूरे पौधे को अपनी चपेट में ले लेता है। रोग के लक्षण ज़्यादा आ जाते हैं तो ये जहाँ पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ से पौधा टूट करके गिर जाता है और फसल को काफ़ी हानि होती है। डेली निरीक्षण करते हैं और मेड़ पर बैठ करके अंदर की तरफ अगर उन खेतों में देखा जाए गौर से, अगर सफ़ेद सफ़ेद रंग के गोल गोल छोटे छोटे धब्बे अगर शुरुआत में दिखाई दिए हैं तो किसान भाइयों आप 45 दिन में इस रोग के नियंत्रण हेतु कार्बनडाजिम नाम की एक दवा है। कार्बनडाजिम दवा 1 ग्राम दवा
प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 से 600 लीटर पानी में 500 से 600 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 45 दिन पर और 55 दिन की फसल पर, जब फसल छोटी होती है छिड़काव करने में भी आसानी होती है, उस वक्त इसका छिड़काव किया जाना बिल्कुल उचित होता है। चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है, ये लेट अवस्था की फसल में आता है। इसके जो लक्षण हैं, शुरुआत के लक्षण हैं, पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे धब्बों के रूप में शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती ऐसा प्रतीत होती है जैसा किसी ने इसमें भभूत छिड़क दी है या सफ़ेद रंग के पाउडर से पूरी ढक जाती है। फसल को इससे भी काफ़ी हानि होती है। किसान भाइयों, इस प्रकार के अगर लक्षण सरसों की फसल पर दिखाई दें तो आप जो है सल्फेक्स पाउडर आता है, एक बाजार में उपलब्ध है। सल्फेक्स पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव करें। अगर ये सल्फेक्स पाउडर नहीं मिल रहा है तो एक ब्रेटेबल सल्फर यानी घुलनशील गंधक पाउडर के नाम से भी बाजार में एक दवा उपलब्ध है। यह दवा भी 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और खड़ी फसल पर इसका छिड़काव किया जाएगा, तो ये इस रोग के जो है लक्षण आगे नहीं बढ़ेंगे और यह रोग नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा समन्वित रोग प्रबंधन के तहत आप स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही चुनाव करें। बीज को उपचारित कर ही बुवाई करें तथा बोनी समय पर करें। पोटाश की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। उचित फसल चक्र अपनाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रोग ग्रसित फसलों के अवशेषों को नष्ट करते रहें। किसान भाइयों, इन बताई हुई समस्त बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप अपनी फसल में रोग प्रबंधन को अपनाते हैं तो आगे चलकर आपको अपनी सरसों की फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गुलाब की फसल लगा रखी है, उन्हें अपनी फसल से आने वाले समय में अच्छे फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए जरूरी है कि फसल में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्य जैसे कि पौधों की कटाई छटाई और पोषक तत्वों का प्रबंधन ठीक ढंग से किया जाए। तो गुलाब की फसल में इन कार्यों को कैसे करना है, इसके लिए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव से। देखिए, गुलाब मुख्य रूप से जाड़े के लिए लोग लगाते हैं और यही मौसम उसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। इस समय जो है मुख्य जो हम क्रिया करते हैं उसमें हम लोग उसकी जो पौधे के जमीन से ऊपर या कह सकते हैं कि जहाँ पर कलम किया रहता है, हम जो बड लगाते हैं उससे ऊपर 3 से 4 इंच तक ऊपर जो है मेन जो शाखाएं होती हैं उसको हम काट देते हैं और फिर जो है जमीन पौधे के जड़ के आसपास करीब 45 सेंटीमीटर घेरे में मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर हटा देते हैं। इस क्रिया को हम लोग विंटरिंग कहते हैं। और लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद जो आपकी वो मिट्टी है उसमें 6-7 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद या 3-4 किलो वर्मी कंपोस्ट को
अच्छी तरीके से उसमें मिला देते हैं। इसके साथ लगभग 2 भाग जो है अमोनियम नाइट्रेट और 8 भाग सिंगल सुपर फास्फेट और 2 भाग म्यूरेट पोटास जो होता है, इसका मिश्रण बना करके 90 ग्राम, इस मिश्रण का 90 ग्राम जो है वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से एक आकलन कर लेते हैं। उसको जो है पौधे के चारों तरफ उसको डाल करके और जो मिश्रण है खाद और मिट्टी का, उसे गड्ढे को भर देते हैं, फिर उस पर सिंचाई कर देते हैं। अब दूसरा बात आती है कि उसमें बीमारी भी लग सकती है, तो ऊपर से जब पौधे का कोई भाग सूखता है तो उसको हम लोग डाई बैक कहते हैं, वो बाद की स्टेज में आता है। लेकिन अभी जो तत्काल कटा हुआ भाग है उसमें जो है बोर्डो पेस्ट जो है वो 5 संबंधे 50 का वो बनाते हैं, कॉपर सल्फेट होता है उसमें, या कहिए तूतिया और चूना और पानी के मिश्रण से उसको बना करके कटे हुए भाग को अच्छे से पेंट कर देते हैं। बाकी सिंचाई एक अंतराल पर करते रहते हैं। बहुत जब गुच्छे में कलियां आ जाती हैं तो उससे होता क्या है कि ज़्यादा कलियां हैं तो उसमें फूल का आकार छोटा हो जाता है, तो उसमें से कुछ जो है थिनिंग कर देना चाहिए। जो अगर ज़्यादा है तो 3 से 4 फूल को एक गुच्छे के आसपास छोड़ना चाहिए। फिर लाही भी इसकी एक बीमारी है जो काफ़ी पत्तियों से रस चूसती है, तो फसल का नुकसान होता है। उससे बचाव करने के लिए हम लोग जो है वो जो इंसेक्टिसाइड है, चाहे उसमें मोनोसील वगैरह है, 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देने से तो लाही से भी आपकी फसल वो बच सकती है। जाड़ा ज़्यादा पड़ता है तो पॉली हाउस वहाँ मदद करता है। जब तापमान 10 डिग्री से नीचे जाता है तो उस समय वो ब्लाइट वगैरह की समस्या आ सकती है। जैसे आप देखते हैं आलू वगैरह में होता है ना, अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, उस टाइप की बीमारी इसमें भी अटैक कर सकती है। तो जो पॉली हाउस में की है वहाँ तो कोई दिक्कत इसकी नहीं होती है। तो अगर ऐसा मौसम बनता है, आसमान में बादल वगैरह छाए रहते हैं और ये संभावना अगर लगती है कि बूंदाबांदी होगी, इस टाइप की परिस्थिति बनेगी, तो इंडोफिलियम 45 या रेडोमिल दवा 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस समस्या से किसान भाई निजात पा सकते हैं। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। पशुपालक भाइयों, मैं अनिल कुमार एज ए वेटनरी फार्मासिस्ट इस फार्म में कार्यरत हूँ, शीप ब्रीडिंग फार्म सरौल से। तो यहाँ जो हमने भेड़ें रखी हुई हैं गवर्नमेंट की, वो है रेम्बुले नस्ल की, विदेशी नस्ल है ये। और ज़्यादातर इसका जो मकसद है वो किसानों को अच्छी नस्लों के नर मेंढे जो होते हैं वो उपलब्ध करवाना होता है। और ये इनका जो मेन है वो ऊन और बच्चे, इसके लिए ये स्पेशल है। तो बहुत बढ़िया है कि किसान इनको ले और ज़्यादा से ज़्यादा नस्ल सुधार करें। देसी नस्ल के साथ इनको क्रॉस ब्रीड करा के अच्छी नस्ल की भेड़ें तैयार होती हैं। तो ये इनका मेन मकसद है। इसके रखरखाव की बात करते हैं तो इनके जो शेड बनाए होते हैं वो खुले होने चाहिए। पहले तो तादाद के हिसाब से, जो जितनी तादाद है उस हिसाब से खुले होने चाहिए। और लगभग 1.4 मीटर एक भेड़ के लिए स्पेस होना चाहिए इसका। फीडिंग का शेड्यूल जो होता है हमारा, तो सुबह से शुरू होता है, सुबह से। तो उसमें सबसे पहले तूड़ी होती है हमारी, उसको
डालते हैं, उसके ऊपर फीड डालते हैं, उसके ऊपर जो मिनरल्स होते हैं हमारे मिनरल मिक्स को डालते हैं, कैल्शियम होता है थोड़ा वो डालते हैं, ताकि इनको भरपूर जो मात्रा में हर चीज़ मिलती रहे, इनमें कोई शरीर में कोई कमी ना आए। तो उसके बाद दिन का हम इसको कभी ऐसा है कि भी चराते हैं इनको, यहाँ पत्तियाँ पुत्ती लगी होती है वो काट के खिलाते हैं। इसका ये होता है कि चलो इनकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है, एकदम ऊपर से आती है धार से, तो यहाँ ये एक्सरसाइज भी होती है, चलती हैं। तो शाम को इनको घास रखी होती है, हमने सूखी घास ली होती है, हे बोलते हैं इनको, तो सूखी घास खिलाते हैं इनको। तो इस तरह से इनकी फीडिंग का है ये। अब इनकी थोड़ी सी बीमारी की बात करते हैं। तो बीमारी में इनका ये है कि सबसे बेसिक चीज़ जो यहाँ होती है वो होती है लिवर फ्लूक, जो इन्फेक्टेड वाटर से होता है इनको। जब गंदा पानी भेड़े पीती हैं तो उनसे लिवर फ्लूक होता है इनको। इन्फेक्टेड वाटर वैसे भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही है, के लिए हम डिवर्मिंग करते हैं इनकी टाइम पे डिवर्मिंग। तो जो कीड़े मारने वाली पेट की दवाई होती है वो पिलाते हैं। तो उससे अगर ये प्रॉपर तरीके से ये चलता रहे तो मेरे हिसाब से 60-70% जो डिजीज़ लगती नहीं है इनको फिर। तो मेन इनका यही होता है। उसके बाद जो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको वैक्सीनेशन कर देते हैं, जैसे FMD होती है, मुँह खुर की बीमारी जिसको बोलते हैं, ये भी होती है कभी भी। तो उनको FMD हम पहले ही वैक्सीनेशन कर देते हैं गर्मी में, इसका बरसात के बाद और सर्दियों में वैक्सीनेशन करते हैं इनको। तो एक अभी जैसे लैम्बिंग हो रही है, इसके 2-3 महीने बाद लैम्बिंग होती है, तो इनको ब्रूसेल्ला नाम की बीमारी होती है इनको। ब्रूसेल्ला एक वायरस होता है जिससे इनको गर्भपात हो जाता है इनको। तो उसके लिए उसकी रोकथाम के लिए ब्रूसेलोसिस जो वैक्सीन होती है उनको कर दी जाती है, अभी कर दी गई होती है, तब ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवर्षण ना हो। क्योंकि ये भेड़ें जो है वो ब्रीड के लिए पाली जाती हैं, और ब्रीडिंग अगर अच्छी ना हो तो इनका बेकार है इनका पालना। PPR होता है इसमें, जो बुखार होता है इनको, जो भेड़ें बुखार से बहुत मरती हैं, इनको हम पहले ही PPR की वैक्सीनेशन कर देते हैं। तो ये है जो बीमारियों से बचाने के लिए थोड़ा वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होते रहे तो इनको बीमारी नहीं लगती है, तो हमारा जो फ्लॉक है वो बचा रहता है। तो अब ये लैम्बिंग की बात है तो उसके लिए जैसे सबको अवेयर होना पड़ता है। जैसे बच्चा होता है उसको माँ और बच्चे को हम अलग कर देते हैं बिल्कुल, ताकि उनके लिए अच्छी फीडिंग और थोड़ा उनकी फीडिंग भी ज़्यादा कर देते हैं उनकी, ताकि उनको कमजोरी ना आए, कोई शारीरिक तौर पर कमजोरी ना आए, और बच्चों को वो दूध अच्छा पिलाए। तो ये है लैम्बिंग का, जितनी अच्छी लैम्बिंग उतना अच्छा रिजल्ट। गर्मी में उनको धार पे ले जाते हैं, बहुत गर्मी जब पड़ती है यहाँ सभी जाते हैं, लोग सब लेके हम भी जाते हैं। और वहाँ होते हैं इनका हीट में जब आती है भेड़ें सितंबर में, जब ऊपर अगस्त सितंबर में, तो उनके साथ यहाँ से मेंढे ले जाते हैं, जो हमारे पास अच्छी किस्म में बड़े नर मेंढे होते हैं उनको ले जाते हैं, उनके साथ ऊपर सर्विस करवाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो। तो भाई ये है कि ये जो नस्ल जो है आप जरूर पालें। इसलिए किस लिए पालें, इसलिए कि ये ऊन के लिए बड़ी बेहतर है, बड़ी अच्छी नस्ल की ऊन होती है इसकी। जैसे हमारी देसी भेड़ों की ऊन इतनी कॉस्टली नहीं होती है, तो ये ऊन जो है बाहर बड़ी अच्छे दामों में बिकती है। तो इसके लिए जैसे भेड़ अगर हमारे नस्ल की हो जाएगी क्रॉस होके, तो आपको ऊन में ज़्यादा फायदा होगा। पशु प्रबंधन एक कला है। अगर इसको आप वैज्ञानिक तरीके से करें तो आप जो बीमारियों पर, अक्सर बीमारियों पर ज़्यादा खर्चा पशुओं पर आ जाता है, जिससे कभी कभी हम मुनाफे की जगह आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर आप बीमारी का प्रबंधन पहले से ही करें, अगर बीमारी पर आप आने से पहले ही ध्यान दे दें, तो हो सकता है कि आपकी बीमारी कम से कम आपके पशु बाड़े में आए। इसके लिए मैं आपको किसान भाइयों कुछ टिप्स बताना चाहता हूं, ताकि बीमारी से पशुओं को, जो बीमारी है उनसे कैसे बचाया जाए। इसके लिए जो मेरा प्रथम बिंदु है आपके लिए, वो है बाड़े की स्वच्छता। सारी बीमारियों की जड़ गंदगी होती है। जो वायरस से, जो बैक्टीरिया, जो प्रोटोजोआ से जनित जो बीमारियां हैं, जो संक्रामक बीमारियां हैं, वो बाड़े के अंदर से ही पशुओं में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले आप स्वच्छता का ध्यान रखें। दिन में बाड़े को कम से कम 2 बार आप सफाई रखें। मल मूत्र जो है उसकी सफाई रखें। किसी तरह का वहां पर जो गंदगी है, फफूंदी है, उसको आप साफ रखें। तो पहला बिंदु आपका ये होगा। दूसरा बिंदु आता है कि अगर आपका जो बाड़े के अंदर समय समय पर कीटनाशक और जीवनाशक दवाइयों का छिड़काव करें, ताकि जो वायरस से, जो विषाणु, जो खतरनाक प्रोटोजोआ वहाँ पर हैं, उनका बिल्कुल वो नष्ट हो जाएं। ताकि क्योंकि यही कीट
जब पशु को काटते हैं तो इनके संक्रामक जो बीमारियां हैं, विषाणु जनित जो बीमारियां हैं, वो रक्त के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बीमारी का कारक बन जाती हैं। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। तीसरा आता है पानी जो आप यूज कर रहे हो, पशुओं के लिए जो पानी पिला रहे हो उसकी शुद्धता का जरूर ध्यान रखें। अगर संक्रमित पानी आपने पिला दिया तो पेट में पानी जाने के बाद बीमारियों का एक कारक बन जाता है। इसलिए समय समय पर आप पानी का क्लोरीकरण जरूर कराएं, ये बात आप ध्यान रखें। चौथा बिंदु आता है, अगर आपका बाड़ा पक्का है तो आप फिनाइल से उसको जरूर धोएं। गांव के अंदर लोग मैंने देखने को आता है कभी फिनाइल का उपयोग लेते ही नहीं है, और फिनाइल का जब तक आप उपयोग नहीं लेते हो तो जो बरसात के मौसम के अंदर या जहाँ पर ज्यादा पानी फैलता है बाड़े के अंदर, वहां पर वो गंदगी हो जाती है, वायरस और विषाणु उसमें और मच्छर उसमें हो जाते हैं और वो बीमारियों के वाहक बन जाते हैं। तो इसलिए आप उसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद पशु जब ब्याता है तो उसके बछड़े को गांवों में खीस नहीं पिलाते हैं। खीस आप अवश्य पिलाएं, क्योंकि खीस के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, अर्थात बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, तो उसको आप जरूर पिलाएं। समस्या ये रहती है साहब कि अगर हम खीस को पिलाएंगे तो पडेरू मर जाएगा, हमारा बछड़ा मर जाएगा। मैं आपको सलाह देता हूं भाइयों, किसान भाइयों, आप उसके वजन का 10वां हिस्सा पिलाएं, किसी हालत में नहीं मरेगा। उसका आमाशय का विकास होगा और उसमें प्रतिरोधक क्षमता आएगी, आगे जाके बहुत अच्छा पशु बनेगा। इसके अलावा जब पशु बीमार हो जाता है तो आप उसको तुरंत प्रभाव से नजदीक के पशु चिकित्सक के पास लेके जाएं। इसके अलावा क्या है कि आप समय समय पर कीड़े मारने की दवा, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं, एल्बेंडाजोल भूखे पेट में दें और उसको साल में आप 3 बार दें, यानी हर 4 महीने में दें, तो पीठ के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। तो आपका दूध उत्पादन पर जो विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि कीड़े मारने की दवा के अभाव में क्या होता है कि पशु को जितना चराते हैं उसका 40% वो कीड़ा खा जाते हैं, तो वो आपको बहुत नुकसान होता है, आपकी आर्थिक क्षति होती है। इसके अलावा अगला बिंदु आता है कि आप समय समय पर पशुओं का टीकाकरण कराएं, जो होली के बाद और दीपावली के बाद सरकार का उपक्रम चलता है, पशुपालन विभाग इसको फ्री में आपको टीकाकरण करवाता है। आप इस बात का ध्यान रखें। ये तमाम अगर आपने ये बात ध्यान रख ली तो निश्चित तौर पर आप बीमारियों से काफी तरह से पशुओं को बचा सकते हैं और जो बीमारियों से जो होने वाली आर्थिक क्षति है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, और ये आर्थिक प्रगति का आपका द्योतक होगा। तो किसान भाइयों, इन बातों पर आप गंभीरता पूर्वक ध्यान रखें और आप दुग्ध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जलवायु परिवर्तन से डेयरी व्यवसाय पर पड़ता है विपरीत प्रभाव। अधिक फल उत्पादन हेतु नए बागों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।